दोस्तों, जो लोग भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का दावा करते हैं, उनको एक बार नेपाल की हालत पर ज़रूर गौर करना चाहिए। जो नेपाल है 2008 तक वो भी एक हिंदू राष्ट्र था और उसके बाद चलो उसको एक धर्मनिरपेक्ष देश घोषित कर दिया गया। लेकिन जो उसका असर था इतने 100 सालों का जो हिंदू राष्ट्र था, उसका असर ख़त्म नहीं हुआ कभी भी। क्योंकि जो लोगों की विचारधारा थी वो तो सेम टू सेम थी, सिर्फ एक कागजी घोषणा हुई थी। और हमारे भारत के लिए भी एक सोचने का विषय है। आपको अगर साथ के किसी देश से उदाहरण मिल जाए तो इससे अच्छा क्या है कि आप उस पर एक बार गौर कर लें, बजाय अपने देश में हिंदू राष्ट्र का ढिंढोरा पीटने के। जो हिंदू राष्ट्र बनाने की वकालत करते हैं वो उसके पीछे सिर्फ एक राजनीतिक मकसद होता है। वो मकसद शायद एक दो इलेक्शन में पूरा भी हो जाता है, लेकिन जो लोग उसकी चपेट में आते हैं, जो लोग उसकी जद में आते हैं, वो सालों साल उसका भुगतान करते रहते हैं। आज हमारे देश में कुछ ऐसे बाबा को जो सरकार प्रमोट कर रही है, जो कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाओ। आप एक चीज़ सोच कर देखो दोस्तों, अगर हिंदू राष्ट्र बनाने से क्राइम कम होता है, अगर हिंदू राष्ट्र बनाने से भूखमरी कम होती है, तो उसको बना दो। अगर ये सब चीज़ें आप नेपाल में अब देखो, नेपाल भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा केंद्र है। क्योंकि नेपाल एक ऐसा देश था, या अभी भी ऐसा एक देश है, जो पर्यटन के क्षेत्र में इतनी ऊंचाइयां छू सकता था। क्योंकि मैंने नेपाल देखा हुआ है। जो नेपाल की भूगोल है वो एक पर्यटन के क्षेत्र से ऐसा देश है जिसको विश्व में एक बहुत बड़ा पर्यटन का हब बनाया जा सकता था। जैसे आज दुबई है, जो दुबई के पास नेचुरल रिसोर्स, जो मतलब कि प्राकृतिक सुंदरता है, वो कम है। उसके पास सिर्फ और सिर्फ रेगिस्तान है, लेकिन उन्होंने बिल्डिंगें ऐसी खड़ी की, टेक्नोलॉजी ऐसी खड़ी की कि उन्होंने टेक्नोलॉजी को ही एक पर्यटन बना दिया। और लोग अब उस टेक्नोलॉजी का आनंद लेने के लिए जाते हैं। और एक टेक्नोलॉजी जो चीज़ है, वहाँ पर आप 2 दिन 4 दिन से फालतू आप नहीं रह सकते। क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है, इंसान द्वारा बनाई गई चीज़ें हैं, वहाँ पर आप ज़्यादा देर नहीं घूम सकते। लेकिन जो प्रकृति के द्वारा बनाई गई चीज़ें हैं, उसमें आप सालों साल रह सकते हो, उसमें आप कई कई दिन गुजार सकते हो। वही चीज़ नेपाल को दी थी कुदरत ने, लेकिन नेपाल के भ्रष्टाचारी लोग उसको संभाल नहीं पाए। क्योंकि वहाँ पर भी एक हिंदू राष्ट्र की जो अफीम थी वो चटाई गई थी, जो कई साल लोगों के दिमाग में चढ़ी रही। उन्होंने कभी अपने नेताओं को एक राजा बना के रखा, अपने नेताओं को उन्होंने कभी ये पूछा ही नहीं कि भ्रष्टाचार क्या है। और इसका हालत ये है कि भारत से जो नेपाल जाती है, मतलब सड़कें तो बॉर्डर हैं हमारे छोटे छोटे भारत के साथ साथ, और वहाँ पर रेल सेवा भी नहीं है। और जो छोटे छोटे बॉर्डर हैं वहाँ पर छोटे छोटे एयरपोर्ट बने हुए हैं। 7-8 बॉर्डर हैं हमारे इंडिया से लगते, और वहीं पर 7-8 एयरपोर्ट हैं। और वो एयरपोर्ट जो है वो हमारी जो ट्रेन के स्टेशन हैं उनसे भी बदतर हैं। आप एक बार कहीं कभी जाकर देखना, वहाँ पर आपको इतना अनडेवलपमेंट आपको एयरपोर्ट लगेंगे कि आप कहोगे कि इससे अच्छे तो हमारे रेलवे स्टेशन है। तो वहाँ पर जो काठमांडू को सड़क जाती है, जो उसकी राजधानी है, वो जब से आप मतलब उसको देखोगे, वो हमेशा से टूटी आपको मिलेगी। वहाँ पर जो भी ड्राइवर जाते हैं, आप उनसे पूछ के देखना क्यों। कारण क्या? कारण सिर्फ ये कि उनका जो भ्रष्टाचार था वो सिर चढ़ के बोला। क्योंकि उनको पूछने वाला कोई नहीं था। वहाँ पर भी हिंदू राष्ट्र की जो अफीम थी उसको खाकर लोग मदहोश पड़े हुए थे। तो इतने सालों से एक ऐसा देश जिसके पास नेचर के अच्छे रिसोर्स थे, जो वो एक पर्यटन का देश, नंबर 1 देश बन सकता था, वो भी आज 20 साल पीछे चला गया है। हालांकि वो पीछे तो कई देशों से अभी भी, हम अगर कहीं भारत के साथ ही तुलना करें, तो भारत से जो इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में कम से कम भी तो
50 साल पीछे है। उनके आप राष्ट्रीय राजमार्ग देखोगे तो वो हमारे जो स्टेट हाईवे हैं उनसे भी कम चौड़े हैं। तो आप को हम और हमें सोचने की क्या ज़रूरत है हमें सोचने की ये ज़रूरत है कि सरकारें जो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी थे, उन्होंने कहा था कि सरकारें आती रहेंगी जाती रहेंगी, लेकिन देश जो है वो नहीं रुकना चाहिए, देश आगे बढ़ना चाहिए। तो जो हमारा देश है वो 47 से लेके आज़ाद हुआ और अब तक अगर हम तुलना करें तो अच्छी तरक्की की है। हम ये नहीं कह सकते कि हमारी सरकारों ने कुछ काम नहीं किया। सरकारों ने काम किया टाइम टाइम पे, लेकिन अब जो एक सिचुएशन बन रही है, जो देश का जो मजबूती क्या होती है, देश की मजबूती होती है आंतरिक स्थिति। अगर आप आंतरिक रूप से मजबूत हैं तो आपका देश धीरे धीरे डेवलपमेंट करे, लेकिन वो एक अच्छी डेवलपमेंट करता है। लेकिन आज हमारे देश में आंतरिक स्थिति है जो जो लोगों के बीच में एक उन्माद फैलाया जा रहा है, धर्मों को लेकर, भाषाओं को लेकर, वो हमारे देश को बिल्कुल नीचे लेके जा रहा है। क्योंकि जो इंटरनेशनल लोग होते हैं, इंटरनेशनल मीडिया होता है, या हमारे इंटरनेशनल जो दुश्मन हैं, चाइना है, पाकिस्तान है, वो भी दोस्तों इस रिसर्च में रहते हैं कि क्या हमारा देश आंतरिक मजबूत है कि नहीं। अगर हमारा देश कल को किसी वॉर से गुजरता है, जैसे पाकिस्तान के साथ अभी हुआ, तो क्या हमारे देश में गृह युद्ध भी हो सकता है। ऐसी स्थितियां को मतलब कि भांपते रहते हैं जो दूसरे देश हैं, और वो उसके बाद फिर ऐसी चालें भी चलते हैं। कई बार वो हम पेड़ जो लोग होते हैं, क्योंकि आपको पता है दोस्तों, टाइम टाइम पर हमारे भारत में जो पाकिस्तानी जासूस है पकड़े जाते हैं, वो भी ऐसी स्थितियां पैदा कर देते हैं। वो भी कोई दंगा करवा देते हैं, कोई लड़ाई करवा देते हैं, क्योंकि पता है उनको कि नेताओं ने बिल्कुल पेट्रोल डाल के हम उनके लिए ग्राउंड तैयार किया है, अब सिर्फ एक तीली लगाने की ज़रूरत है। और वैसा ही हमारे आज के राजनेता कर रहे हैं कि पूरे हमारे देश में जो हमारे देश के लोग हैं वो सिर्फ अपने आप अपनी समझ से बचे हुए हैं। नेताओं ने कोई कसर नहीं छोड़ी हमारे देश को आग लगाने की कहूँ, या सांप्रदायिक आग में झोंकने की, और बड़ी हुई भी हैं घटनाएं। आप पीछे देखो, हर हर स्टेट में हुई हैं जहाँ जहाँ अब राजनीतिक मकसद था। तो ऐसी स्थिति में जो बाहरी ताकतें हैं वो 1 मिनट में यहाँ पर कुछ भी करवा सकती हैं, क्योंकि उनको पता है कि लोग जो ग्राउंड तैयार है, सिर्फ हमें टॉस करना है और हम बैटिंग करनी है, बस सारा कुछ ग्राउंड तैयार है। तो हमें सीख क्या लेने की ज़रूरत है। अगर आप अपने आप को एक भारतीय समझते हो तो आपको भी छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन, अगर आप अपनी सोच को ही ठीक रखो, जहाँ पर गलत हो रहा है उसको सही बोलने की आप हिम्मत रखो, या जो सही बोल रहा है उसको सपोर्ट करने की हिम्मत रखो, तो ही आप एक अच्छे भारतीय हैं। सोचो अपने दिमाग से। अब आजकल जो मैं बात कर रहा था कि आजकल जो पेड बाबा हैं भारत, जो कि सरकार के द्वारा प्रायोजित होते हैं, जो कि लाइव कैमरा एक्शन सब उसमें चलता है, जो आजकल कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। हिंदू राष्ट्र, आप एक बात सोचो कि एक बाबा जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करता है, उसको इतने हाइप कैसे मिलती है। चमत्कार जो होते हैं वो बिल्कुल भी नहीं होते। चमत्कारी बाबा, जो लोग अनपढ़ होते हैं वो उसकी गिरफ्त में आ जाते हैं, और ऐसे बाबा लाखों हैं, हजारों हैं। लेकिन सरकारें क्या करती हैं, टाइम टाइम पे प्रयोग करती हैं। इससे पहले कई बाबा आए, कुछ जेल में भी हैं। जैसे जैसे उनका सिस्टम देखते गए कि लोग उसके साथ जुड़ते गए, क्योंकि उनको फिर वोट लेना बड़ा आसान हो जाता है। क्योंकि जो बाबा लोग हैं, अगर वो अपने जो चेले हैं, जो उनकी मतलब लोग जुड़े हैं, उनसे कह दें कि फलां फलां को वोट डालें, यानी कि अगर एक बाबा के मान लीजिए 1 करोड़ अनुयायी हैं, तो समझ लीजिए कि जो नेता लोग हैं उनको सिर्फ एक बाबा को अप्रोच करना पड़ेगा, ना कि 1 करोड़ लोगों को। इसीलिए जो हमारे नेता हैं वो बाबाओं को शह देते हैं। कोई चमत्कार नहीं होता, कोई आप अपने दिमाग से ही अपने जो भी आपका आराध्य है उसको पा सकते हैं, अपने दिल से।
कोई आपको किसी से नहीं मिला सकता। उदाहरण पीछे वाले जितने भी बाबा हैं, पहले उन्होंने अलग अलग तरीके की फ़िलॉसफ़ी आजमाई, लोगों को आध्यात्मिक तरीके की, कुछ लोगों को मतलब धर्म के नाम की, तो सारा लोग बाबाओं ने अपने अनुयायी बनाए। फिर उसके बाद जो बाबा हैं होते तो वो आम बंदे हैं जो अय्याशी भी करते हैं बाद में, और वो बाद में पकड़े गए, उनको जेल भी हुई, कुछ पर केस चल रहे हैं, कुछ जेल में हैं। तो अब जो नए बाबा प्रयोजित हुए हैं वो चमत्कार का दावा करते हैं, लेकिन उनके सारे चमत्कार बिल्कुल झूठे। चमत्कार वो जो देश के काम आए, देश के काम उनका कोई भी चमत्कार नहीं आया। वो सिर्फ अब एक सरकारी जो एजेंडे हैं वो चलाते हैं कि लोगों को की भावनाओं को कैसे भड़का के उसको एक हिंदू राष्ट्र बनाने का वो किया जाए। अगर आप मेरे को, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अब आप एक स्टेट को, मैं चलो उनकी बात मानता हूँ, एक स्टेट को आप हिंदू राष्ट्र बनाइए, आप इतना रिस्क क्यों ले रहे हो अपने देश का? आप एक स्टेट को बनाइए और उस स्टेट में उसके बाद आप देखिए कि वहाँ पर चोरी की घटनाएं क्या कम हुई, वहाँ पर रेप के केस कितने कम हुए, वहाँ पर गुंडागर्दी कितनी कम हुई, वहाँ पर डेवलपमेंट कितनी हुई। उसको आप कम से कम 10 साल मॉनिटर कीजिए, उसके बाद तय कीजिए कि क्या सही क्या गलत। कोई भी राष्ट्र है जो जो कट्टर बना है, चाहे वो इराक हो गया, या जो पीछे अभी युद्ध हुआ था सर्बिया, या ऐसे कुछ देश हैं जो कट्टर थे, आज उनकी हालत क्या है। सीरिया, आज उनकी हालत क्या है हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज आप तो अपनी उल्लू सीधा करके चले जाओगे, आप तो एक दो बार और मलाई खा लोगे सत्ता की, लेकिन उसके बाद जो अगली पीढ़ी है वो पीढ़ी इस चीज़ को अडोप्ट नहीं करेगी, क्योंकि जो आप सोचते हो आपका मकसद है सिर्फ अभी सत्ता में रहना, जो अगली पीढ़ी है वो और चीज़ सोचेगी, उससे अगली पीढ़ी और चीज़ सोचेगी, तो जो देश का जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल ध्वस्त हो जाएगा। देश चलता है संविधान से। कोई भी किसी भी जाति का अगर क्राइम करता है तो वो क्रिमिनल है, जो वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जिस भी मर्जी कम्युनिटी का है, अगर वो क्राइम कर रहा है वो क्रिमिनल है, अगर वो देश का नाम ऊंचा कर रहा है तो वो एक सच्चा भारतीय है। बस यही एक डेफिनेशन है हमारे भारत की, इससे ना कम डेफिनेशन है ना ज़्यादा डेफिनेशन। उसके बाद जो भी आपको दोस्तों कुछ भी बता रहा है वो सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक बंदा हो सकता है और कुछ नहीं। और जो मीडिया है वो भी सिर्फ उसी को हाइप देती है, क्योंकि वो एक प्रायोजित आदमी होता है, वो एक सरकार के द्वारा प्रायोजित आदमी होता है। उसको ऐसी सिक्योरिटी दी जाती है कि लोग इन्फ्लुएंस, हमारे देश में लोग इन्फ्लुएंस बड़ी जल्दी हो जाते हैं। किसी की अगर आपने, आपके पीछे 4 गाड़ियां हैं लाल बत्ती वाली, आपके आगे 4 गाड़ियां हैं लाल बत्ती वाली, तो आधे से ज़्यादा लोग, तो जो 50% लोग हैं वो वैसे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, उनसे प्रभावित होकर उनको मतलब कि बड़ा समझने लगते हैं। और ये चीज़ सारी सरकार के द्वारा दी जाती है कि किसी की कैसे हाइप बनानी है, उसको मीडिया में रखो, उसको सिक्योरिटी दो, उसको एक दो बयान ऐसे दिलवाओ जिससे कंट्रोवर्सी हो जाए, क्योंकि हर आदमी अपने धर्म को रिस्पेक्ट करता है और दूसरे की भी रिस्पेक्ट करता है और करनी भी चाहिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम एक राजनीतिक स्वार्थ के लिए हमारे देश का जो आंतरिक ताना बाना ढांचा है उसको ही गिरा दें। तो दोस्तों कहने के लिए तो एक नेपाल का ये अभी उदाहरण आया है जो फ़िलहाल नेपाल में हुआ है, लेकिन ये संकेत हमारे भारत के लिए भी है इसमें समझने का कि बेशक नेपाल 2008 तक ही हिंदू राष्ट्र रहा हो, लेकिन उसका असर है जो वो लॉन्ग टर्म, क्योंकि जो भ्रष्टाचार था वो कई सालों से ही वहाँ पे चल रहा था। जो और अगली जो जनरेशन है, अच्छा उसने क्यों किया जनरेशन ने, क्योंकि जो जनरेशन है जब आप किसी चीज़ के एडिक्ट हो जाते हो तो वो एडिक्शन जो हो जाती है आपको, फिर उसको आप कोई आपके लिए चीज़ मायने नहीं रखती। जैसे वहाँ पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बंद किए गए तो जो वहाँ के युवा थे पहले तो वो उस एडिक्शन में थे सोशल मीडिया की। जैसे हमारे आज के युवा इधर हमारे इंडिया में बड़ी सोशल मीडिया की, उनको और कोई चीज़, रोज़गार, बेरोज़गारी, महंगाई, ये वो, उनको कुछ भी नहीं समझ था।
और सरकार ने क्या गलती कर दी वहाँ पर, सरकार ने वहाँ पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कुछ बंद कर दिए। अब उसका सीधा सीधा असर पड़ा, जो युवा थे, जो एडिक्टेड थे उस चीज़ के, उन्होंने फिर एक आंदोलन किया और उसके बाद तो उन्होंने, उनका जो प्रधानमंत्री है उसको भागना पड़ा, वित्त मंत्री, रक्षा, जो भी वहाँ का कैबिनेट मंत्री था उनको दौड़ा दौड़ा के उन्होंने मारा, कहीं तो शायद मारे भी गए, और वहाँ की पार्लियामेंट जला दी गई, और वहाँ के सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बचा कुचा आगे ही बिल्कुल थोड़ा था, तो वो 20 साल और पीछे हो गया। तो दोस्तों, हम अपने देश को अगर आप मजबूत बनाओगे तो ही आप उसका आनंद ले पाओगे। अगर आप कमज़ोर करने में लगोगे तो हमारा देश एक एक आदमी से कमज़ोर होता है और एक एक आदमी से मजबूत होता है। तो आप दोस्तों इसके बारे में क्या सोचते हो, कमेंट करके ज़रूर बताना। नमस्कार दोस्तों।